डॉक्टर तैमूर हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, और मज़दूरों को लेकर स्पेसिफ़िकली इनके काम का एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा रहा है इनके हवाले से आवाज़ उठाना, इनके हवाले से बात करना। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तैमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मज़दूरों का आलमी दिन है, हम ज़रूर चाहेंगे कि आपका कॉमेंट हम इसके लिए लें। आपने हमेशा मज़दूरों को लेकर उनकी एडवोकेसी के लिए बहुत ज़्यादा बात भी की है, कंट्रीब्यूट भी किया है, और आपने चाहे म्यूज़िक हो, पोइट्री हो, उसके ज़रिए अपना किरदार अदा किया है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप गुफ्तगू का आगाज़ करें इस मैसेज के साथ कि ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो आज के दिन के हवाले से हम सिर्फ डिस्कस ना करें, बल्कि उसको पूरा साल हम बार बार उस हवाले से बात भी करें। बहुत शुक्रिया अर्मिला, आपने दावत दी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लाहौर की सड़कों पर किसान इत्तेहाद के लोग कल से जमा हैं, उनमें से सैकड़ों को अरेस्ट भी किया गया है। उनकी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो गंदम उन्होंने बना के तैयार करके दी है वो हुकूमत जो है वो अच्छे रेट पे खरीदे। दैट्स ऑल। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो कंप्लीट करे और वो खरीदे। मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि हुकूमत के लिए या तो मुश्किल हो या कोई ऐसी डिमांड हो जो कि अनजस्ट हो। तो सबसे पहली बात तो आपके प्लेटफॉर्म से ये करूंगा कि वो जो खड़ी गंदम है वो खरीदें, हमें भी उसकी जरूरत है। महंगाई का जो हाल है वो आपके सबके सामने है। तो ये आईपीपीज को आप ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स और सब्सिडीज देते हैं, तो ये गरीब किसानों को जो मेहनत कश लोग हैं इनसे क्यों नहीं उनकी मेहनत की कमाई जो उन्होंने मेहनत की है क्यों नहीं वो गंदम खरीद के जो है लोगों में आगे कर सकते हैं, बेचते, जिसके नतीजे में यहाँ पे महंगाई का पर काबू किया जा सकता है। तो पहली तो डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि इस वक्त मिनिमम वेज है 32,000 रुपए, जो कई फैक्ट्रियों के अंदर पूरी नहीं होती। आपको पता है कि मिनिमम वेज से कम भी लोग जो हैं वो पैसे अदा कर रहे हैं और काम ले रहे हैं लोगों से। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मिनिमम वेज का सख्ती से इतलाक होना चाहिए। कोई फैक्ट्री जो कि मिनिमम वेज से कम पैसे दे रही है उनको लेबर लॉज के तहत चार्ज करते हुए तो अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए। दूसरा, मिनिमम वेज को भी दोबारा से आप देखें कि क्या ये एक लिविंग वेज है, क्या इसमें इंसान अपनी दो वक्त की रोटी पूरी कर सकता है। आप जिस किस्म की महंगाई पाकिस्तान के अंदर अब आ रही है और अगले साल में आनी है, 24% महंगाई IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, कोई खास ग्रोथ रेट भी नहीं होनी पाकिस्तान के अंदर। पर कैपिटा टर्म्स के अंदर 0 ग्रोथ रेट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ये सस्टेनेबल है सिचुएशन? बिजली के अंदर आपने टैक्सेस ठोकते चले जाने, पेट्रोल के अंदर टैक्सेस ठोकते चले जाने। 300 रुपए का पेट्रोल तो 150 रुपए के टैक्सेस उसके अंदर आप अदा करते हैं। क्यों ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आए? क्योंकि आपने आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, क्योंकि आपने IMF से जो कर्जा लिया उन्होंने उनको पैसे देने, और डोमेस्टिक बैंक से जो कर्जा लिया है उनको पैसे देने। क्यों ये सब कुछ करना है? क्योंकि आप अन्य वाई जो है खर्चे करी जाते हैं, लग्जरीज पे खर्चे करी जाते हैं और पाकिस्तान के आवाम पर और लोगों पर कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसके नतीजे में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़े। और जब आपके पैसे बन जाते हैं आप वो पैसे अपनी जेब में डालते हैं और पैसे भी साथ ले जाते हैं दुबई और क्या मिडिल ईस्ट, और लिहाजा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं करते। तो 1-1 मिलियन बंदा भी बाहर जाता है और पैसा भी सारा बाहर जाता है। तो पाकिस्तान को खंडर बना दिया है, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? ये सारी सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अभी आपने मिनिमम जो वेज है उसकी बात की है, हुकूमत की जानिब से 32,000 रुपया मिनिमम वेज रखी गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। इस वक्त जो कह लें एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे एक मज़दूर काम करने पे मजबूर है, जिससे ये साइकिल तो जहां आपने बात करी थी कि डिस्टर्ब हुआ है कि अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब से जो कह लें गरीबतर होता चला जा रहा है। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो साइकिल चल रहा है इसको कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगना पड़ेगा। और क्या इकदाम होने चाहिए, क्या ऐसे चीज़ें हमें इस हवाले से ऑन ग्राउंड चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? इसके लिए जनाब यही करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो IMF के साथ मुआहदे तय हुए हैं उससे एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी आपको सोचनी होगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर ड्रिवन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप 1990 की दिहाई से कर रहे हैं और उसके नतायज हमारे सबके सामने। पब्लिक सेक्टर ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन करें जिस तरह चाइना और वियतनाम में हो रही है। अब आप देखें कि वहां पे पब्लिक सेक्टर मैसिव, अभी रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर पूरा उन्होंने टेक ओवर किया है। तो इसी तरह आप एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर एक एक्टिव रोल प्ले करे और फजूल खर्ची जो है उसको ख़त्म करें। जो
इंपोर्ट्स आप लग्जरी आइटम्स पे कर रहे हैं और जो बाकी फजूल खर्चियाँ करें उनको ख़त्म करें और पब्लिक सेक्टर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर तैमूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा स्टूडियोज़ के अंदर, चूँकि हमारे साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम इनके इदारे के हवाले से भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेज का आप थोड़ा सा तारुफ करवाएं कि किस तरह से ऑपरेट करता है और यहाँ पे क्या सिस्टम है। बेसिकली कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेज एक ख्वाब के साथ स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने लेबर एंड वो लोग जो कि सोसाइटी से निगलेक्टेड है, उनको हमने एम्पावरमेंट के लिए हमने इसके ऊपर बहुत काम किया। हमने सबसे पहले वो लोग जो कि जिनके अंदर पोटेंशियल है और रियल पोटेंशियल है, मतलब उनको वर्क प्लेस सारे एथिक्स पता है, सोसाइटी ग्रूमिंग के एथिक्स पता है, बट उनके ऊपर अगर उनके पास अगर किसी की कमी है तो वो क्या है, उनकी एजुकेशन की। हमने उन लोगों को पकड़ा और उनको जो है ना वो एजुकेशन प्रोवाइड की। अब इसमें सबसे बड़ा जो हमें हर्डल आई वो ये थी कि ये लोगों के पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने इनको कहा कि आप हमारे पास पढ़ो और मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हमने इनको ऑफ़र की। सबसे पहले हमने इनका हम आपको 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का जो भी डिग्री आप लेना चाहते हैं हम आपको उसका लोन प्रोवाइड करते हैं। आप जब इस काबिल हो, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो और किसी न किसी जॉब पे या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, स्टार्टअप के अंदर चले जाओ, तो आप वो या कर्ज हसना की सूरत में हमें वापस कर देंगे। वो लोग जो नहीं पे कर पाते, यानी कि हमारे पास ऐसे भी पेरेंट्स के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं जिनके 7-7, 8-8 बच्चे हैं और 32,000 रुपये में वो अपना गुजारा नहीं कर पाते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो हमारे पास आकर पढ़ते हैं और 100% फ्री। ना सिर्फ एजुकेशन इनकी फ्री है बल्कि इनकी ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। और हमने तकरीबन एक ह्यूज अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। अब ये जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे, ठीक है, डेफिनेटली ये हमारी सोसाइटी को ग्रो करेंगे, फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, और प्लस ये अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और अल्टीमेटली हमें भी ये रिटर्न देंगे। अब हमारे पास एक हर्डल था कि डेफिनेटली हम इतने ह्यूज जंग को इकट्ठा नहीं लेकर चल सकते, तो फिर हमने मुख्तलिफ NGO से रब्ते किए, अपने डायरेक्टर्स हजरात जो कि इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात की, और इसमें हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ने। अच्छा, ठीक है। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड क्या कहता है कि आप इनको पढ़ाएं, हम इनको लोन देकर पढ़ाएं, हम इनको इनकी फ़ीस देंगे। डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर है, फ़ीस आते आते साल लग गया, 2 साल लग गया। अभी भी हमारे पास 70% ऐसे बच्चे जिनकी फ़ीसेस हमें नहीं मिली, बट उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फ़ीस सब और इवन के ट्रांसपोर्ट, और अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो उनको हॉस्टल और मेस फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है।